नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम 2020 में हुए सीटेट के पेपर 1 में बाल विकास के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कक्षा में सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए छात्र को अपनी भावना और प्रेरणा को विनियमित करने में मदद करना। यह पॉजिटिव है। छात्र को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत एवं अंकित करे तथा क्षमता समूह बनाए। मैंने आपको बताया है कि हमें उनको वर्गीकृत नहीं करना है, ना ही उनको क्षमता में बांटना है, तो यह हमारा गलत रहेगा। सी, कई दृष्टिकोणों के निर्माण के लिए बच्चों के बीच संवाद और चर्चा को बढ़ावा दे। पॉजिटिव कथन। डी, कक्षा में विविधता को अनदेखा करे। हमें विविधता को अनदेखा नहीं करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी। पहला और तीसरा जिस भी कथन में है ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, सुविधा वंचित और वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थी को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। प्रभावी नहीं होगी मतलब हमें नेगेटिव कथन ढूंढना है, बाकी 3 पॉजिटिव रहेंगे, 1 नेगेटिव रहेगा। छात्रों को माध्यम से चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने और उचित निर्देशात्मक सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करना, ये पॉजिटिव कथन है। अगला, सहयोगी समूह को गतिविधियों पर काम करने और छात्रों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी पॉजिटिव कथन। शिक्षार्थी से उनकी ज़रूरतों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए बात करें, यह भी पॉजिटिव कथन। शिक्षार्थी को स्कूल के बाहर ट्यूशन में दाखिल लेने के लिए कहना ताकि शिक्षक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े, तो यह नेगेटिव कथन हो जाएगा, जो कि कोई भी प्रभावकारी नहीं रहेगा। अगला है हमारा, बच्चों का शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य उनके अधिगम में डैश है से संबंधित नहीं है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई हमारे सीखने में या अधिगम की प्रक्रिया में शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है, कक्षा में डैश के बजाय डैश अधिगम का वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है, भय के जगह सुविधाजनक वातावरण, या प्रतिस्पर्धी के जगह सहयोगात्मक वातावरण। प्रतिस्पर्धा में क्या होगा भाई, कुछ मामलों में तो प्रतिस्पर्धा उपयोगी रहेगी। कुछ बच्चे जो होशियार रहेंगे, जो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, वो प्रतिस्पर्धी व्यवहार मतलब जो प्रतिस्पर्धी वातावरण रहेगा उसमें तो एक्टिव रहेंगे। लेकिन जो बच्चे कम होशियार हैं या जिन्हें सीखने में कोई समस्या होती है, तो वो इसमें क्या हो गया, निष्क्रिय हो जाएंगे, वो सीखने की प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेंगे। तो हमें प्रतिस्पर्धी की जगह सहयोगात्मक, कि भाई एक दूसरे का बच्चे सहयोग करें। किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वह आपस में पूछ लें, विचार कर लें, शिक्षक से पूछ लें, तो ऐसा वातावरण हमें बनाना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी प्रेरक रणनीति का एक उदाहरण है। छात्रों के अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी प्रेरक अधिनियम प्रभावी प्रेरक रणनीति कौन सी रहेगी। ऐसा कार्य देना जो बहुत आसान है, नहीं। प्रतियोगिता के लिए बहुत सारे अवसर उत्पन्न करना। सी, मचान प्रदान करना, विशेष रूप से जब छात्र एक नया कौशल सीखते हैं। मचान मतलब पहाड़ या स्कैफोल्डिंग। अगला है हमारा, बच्चों के चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव कथन ढूंढना है बच्चों के चिंतन से संबंधित। बच्चे सक्रिय रूप से अपने आसपास की विभिन्न घटनाओं के बारे में सोचते हैं और उनका पता लगाने का अनुरोध करते हैं, सही बात है। बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा के साथ उत्पन्न होते हैं, सही बात। बच्चे अपने आसपास की विभिन्न घटनाओं के बारे में अपने सिद्धांतों का जन्म लेते हैं, यह भी सही है। बच्चे स्वयं अवधारणा के बारे में नहीं सोच सकते तथा शिक्षकों की प्राथमिक भूमिका जानकारी प्रदान करना है, तो यह गलत हो जाएगा। अगला है, अधिगम एक डैश और एक प्रक्रिया है। तो अधिगम एक क्या हो जाएगा, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। भाई अधिगम सीखना है लेकिन कठिन है, लेकिन उसमें यदि हम सक्रिय रूप से भाग लें तो सीख सकते हैं। अगला है, एक शिक्षक को सार्थक अधिगम की सुविधा के लिए उसकी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता की समझ होनी चाहिए। भाई समझ होना जरूरी है। अगला है हमारा, एक डैश कक्षा में शिक्षक अपने शिक्षण को अनुकूलित करते हैं और अलग अलग छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। भाई आप एक शिक्षक हैं, भाई कक्षा में अपने शिक्षण को अनुकूलित करते हैं और मतलब पढ़ाते हैं और अलग अलग छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा होगी, व्यवहारवादी कक्षा होगी, शिक्षक केंद्रित होगी या प्रगतिशील, तो यह हो जाएगी प्रगतिशील कक्षा। अगला है हमारा, स्कूल में बच्चों की विफलता प्रमाणित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक जन्म दोष है, इसलिए उन्हें स्कूल से निकाला जाना चाहिए, गलत। संकेत देता है कि माता पिता अपने बच्चों को सीखने में मदद नहीं कर पाए, यह भी गलत रहेगा। सुझाव देता है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं है, गलत। इंगित करता है कि स्कूल इन बच्चों की जरूरतों और हितों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, समूह में कार्य करके एक दूसरे की शिक्षण में मदद करके
बच्चे विचलित होते हैं और इसलिए एक अप्रभावी शिक्षण रणनीति है, गलत है भाई। समूह में कार्य करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो ज़्यादा रूप से सीखेंगे। सहकर्मी सहयोग से सीखने में क्या होगा, बच्चे ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और अधिक प्रभावी तरीके से सीखेंगे। बी, प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति विकसित करते हैं जो अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है, गलत। अपने स्वयं के विचार प्रक्रिया को प्रतिबंधित करते हैं और संज्ञानात्मक गतिविधि के उच्च स्तर पर स्थानांतरित करने में सक्षम होते हैं, हमारा आंसर होगा। अगला है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण के लिए एक प्राथमिक एक द्वितीयक एजेंसी कोई भूमिका नहीं निभाती या बहुत कम भूमिका निभाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक द्वितीयक एजेंसी है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे की सोच वयस्क की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो भाई एक ये परिभाषा है कि बच्चे की सोच वयस्कों की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, तो यह हमारा जिन पियाजे के द्वारा बताया गया था। अगला है हमारा, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास आनुवांशिक कारकों द्वारा पूर्व निर्धारित चरणों के एक स्पष्ट व्यवस्थित क्रम में होता है। विकास सरल और आयामी है। बच्चे के विकास में बहुत अधिक सांस्कृतिक विविधता है। दुनिया भर के बच्चे के विकास के उसी क्रम और सही समय का पालन करते हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे के विकास में बहुत अधिक सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। भाई जैसी संस्कृति में बच्चा रहेगा वैसा ही विकसित होगा, जिस प्रकार के क्षेत्र में रहेगा, जिस प्रकार की वहाँ भाषा बोली जाएगी, जिस प्रकार का रहन सहन खाना पीना रहेगा वैसे ही सीखेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मध्य बाल्यावस्था की अवधि का एक प्रमुख संकेत है। पेशीय कौशल और समग्र भौतिक विकास का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और सारगर्भिक सोचने की क्षमता का विकास, विश्वास निर्माण के खेल का उद्गम, तार्किक विचार का विकास जो प्रकृति में मूर्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, तार्किक विचार का विकास जो प्रकृति में मूर्त है। अगला है हमारा, जिन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संरक्षण, वर्गीकरण और परिचालन नहीं कर सकता, विश्वास निर्माण और प्रतीकात्मक खेल में संलग्न होना शुरू करते हैं या परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क और प्रस्तावना चिंतन में सक्षम है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को सक्रिय रूप से बनाए रखने से सकारात्मक मानवीय रिश्ते और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला अभिमन्यु। सामाजिक व्यवस्था की बात हो रही है। अगला है, बाल्यावस्था के दौरान विकास केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, केवल लगा हुआ है, तो यह हमारा आंसर वैसे भी नहीं होगा। अव्यवस्थित और असंतुष्ट होता है, धीमा और मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और जटिल होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था के दौरान विकास बहुस्तरीय और जटिल होता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो कि वाइगोत्स्की की अवधारणा है, वह प्रक्रिया जहां दो व्यक्ति जो अलग अलग समझ से शुरू करते हैं एक साझा समझ पर पहुंचते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में बड़े सदस्यों द्वारा निर्धारित कार्यों को करना सीखते हैं। बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन के वर्तमान स्तर और प्रदर्शन के स्तर के बीच का क्षेत्र जो बच्चा वयस्क और अधिक कुशल साथियों की मदद से प्राप्त करता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों का मूल्यांकन माता पिता को प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य के लिए उच्च, निम्न और गैर प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने में सहायक है, गलत। अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और शिक्षक को उसके शिक्षण पर प्रतिवर्धन करने में मदद करता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कई बुद्धिमानियों के हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार सही प्रकार की बुद्धि और अंतिम अवस्था प्रदर्शन संभावनाओं का सही मिलान है। भाई हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, उन्होंने बुद्धियों को विभिन्न प्रकार में बांटा है, तो भाई किस प्रकार की बुद्धि का मिलान सही है। तो जैसे ऑप्शन ए दिया है, भाषाई बुद्धि मूर्तिकार, मूर्तिकार में भाषाई बुद्धि नहीं पाई जाएगी, भाषाई बुद्धि एक राजनेता या शिक्षक में पाई जाएगी। शारीरिक गतिक एथलीट, स्थानिक चिकित्सक या अंतः व्यक्तिक विक्रेता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शारीरिक गतिक बुद्धि एक एथलीट में पाई जाएगी। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा की परिपक्वता से बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यही वाइगोत्स्की का महत्वपूर्ण कथन है कि भाई लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। एक बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें शिक्षक बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग करता है। मैंने आपको बताया पुरस्कार और दंड का उपयोग हमें नहीं करना है। शिक्षक नम्य होता है और व्यक्तिगत बच्चों की आवश्यकता को पूरा करता है। भाई
शिक्षक पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में ले रहा है तो यह भी गलत रहेगा। शिक्षक अपनी क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है तो बच्चों को हमें बांटना नहीं है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, किस सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? भाई कौन सा सिद्धांत है भाई? तो सांस्कृतिक उपकरण या समाज की जो भूमिका बच्चों के सीखने में बताई है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा समाज की भूमिका जो दी है तो वो लेव वाजगोस्की ने दी है। अगला है, लिंग भेद को कम करने और सभी लिंगों के लिए विकासात्मक संभावना को व्यापक बनाने के लिए एक प्रभावी कक्षा रणनीति है। समान लिंग क्षमता वाले समूह बनाना, मिश्रित लिंग गतिविधि समूह बनाने वाला और चर्चा को बढ़ावा देना, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, एक कक्षा में बहुभाषावाद को शिक्षकों द्वारा डैश के रूप में समझने की आवश्यकता है। एक समस्या, एक प्रगतिशील मुद्दा, प्रणालीगत मुद्दा, एक संपत्ति और संसाधन। भाई बहुभाषाविद को हमें एक संपत्ति और संसाधन के रूप में समझना चाहिए। अगला है, प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की आवश्यकता को संबोधित किया जा सकता है या समस्या को हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश प्रदान करना। भाई जो प्रतिभाशाली और रचनात्मक क्रिएटिव बच्चे रहेंगे तो उनकी आवश्यकता को हम किस प्रकार से संबोधित कर देंगे? स्मृति परीक्षण आधारित नहीं, नीरसता को रोकने के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य और गतिविधियां प्रदान करना। क्या होगा? अत्यधिक अगर सामान्य सरल सी गतिविधियां की जाएंगी तो जो प्रगतिशील और रचनात्मक बच्चा होगा वो नीरसता का अनुभव करने लगेगा, इसलिए उसे हम चुनौतीपूर्ण कार्य और गतिविधियां प्रदान करते रहेंगे। अगला है, डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों की पहचान की जा सकती है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित रोग है भाई। उनके पठन और लेखन के कौशल का विश्लेषण करके, जटिल उच्चक्रम की समस्या को हल करने की उनकी क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाने से या शारीरिक स्वास्थ्य जांच से, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आंशिक रूप से दृष्टिहीन छात्रों के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री नहीं है? भाई आंशिक रूप से दृष्टिहीन है, आवाज के साथ पुस्तक और बुलेटिन बोर्ड यह उपयोगी रहेगा। लघु प्रिंट वर्कशीट, भाई छोटे छोटे प्रिंट वाली भाई दृष्टिबाधित छात्र तो उसके कोई उपयोग की नहीं रहेंगी। अगला है, समावेशी शिक्षा का अंतर्निहित आधारभूत विश्वास। मैंने आपको बताया है और यह बार बार इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें सभी प्रकार के छात्र, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, क्रिएटिव, दृष्टिबाधित, विकलांग, जो भी छात्र हैं एक ही क्लास में उन्हें एक ही सभी बच्चों के साथ अध्ययन कराना ही समावेशी कक्षा की अवधारणा है। विभिन्न विशेष रूप से अक्षम बच्चों के लिए विशेष शिक्षा संस्थानों का प्रावधान गलत। यह विचार कि सभी बच्चों को एक सामान्य विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यही हमारी समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिल सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।